हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम जो 18 जुलाई को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। ए क्या दे रखा है? द की टू द सिस्टम इज द पैनक्रियाटिक हार्मोन इंसुलिन थ्रू विच द बॉडी अटेम्प्ट्स टू मैनेज ब्लड शुगर लेवल्स एंड इंश्योर दैट cells receive the right amount of energy. Unfortunately, बी से स्टार्ट तो हो नहीं सकता, अनफॉर्चुनेटली है। दिस लॉक एंड key system doesn't always perform like this. Every cell in the body needs sugar as an energy source, but too much sugar can be toxic to cells, and this equilibrium needs to be regulated by a lock and a key system. देखो सी से स्टार्ट हो सकता है। डी क्या है? Cells cover themselves with locks that respond perfectly with insulin keys to facilitate the energy, the entry amount of sugar into cells. देखो यहाँ पे लॉक की बात हुई है और बी में क्या बात हुई है? अनफॉर्चुनेटली दिस लॉक एंड की सिस्टम। यहाँ पे लॉक और की सिस्टम दोनों की बात हुई है, तो डी के बाद तो बी पक्का ही आएगा, है ना। तो अब हम ए देख लेते हैं स्टार्ट किससे। ए यहाँ पे स्टार्ट बी और सी से हो रखा है। बी तो मैंने बोला डी के बाद आएगा, तो बी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। सी से ही स्टार्ट होगा। सी के बाद देख लेते हैं डी आएगा या ए आएगा। बस सी है, उसके बाद अब ए पढ़ते हैं। द की टू द सिस्टम इज़ द पैनक्रियाटिक हार्मोन इंसुलिन थ्रू विच द बॉडी अटेम्प्ट्स टू मैनेज ब्लड शुगर लेवल्स एंड इंश्योर द सेल्स रिसीव द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। यस, ये पहले सी के बाद सी से स्टार्ट होगा, उसके बाद आएगा ए, फिर डी एंड बी, क्योंकि इसमें बात हो रही है कि शुगर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें बात हो रही है राइट अमाउंट ऑफ शुगर। ठीक है, तो सी के बाद ए आएगा, फिर ए के बाद डी और डी के बाद बी। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द इंग्लिश इन द गिवन सेंटेंस। सम इंडिविजुअल ओपाइन दैट द apocalypse will herald the termination of the world as prophesied in आर्किक टेक्स्ट। तो देखो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। सबसे पहले क्या है? आर्किक। यस, आर्किक का मतलब क्या होता है? एंशियंट एंड ओल्ड फैशन। एंशियंट एंड ओल्ड फैशन। ओपाइन का क्या मतलब होता है? एक्सप्रेस एन ओपिनियन। एक्सप्रेस, हमारे को सबके मतलब पता होने चाहिए ताकि हम आंसर अच्छे से कर पाएँ। एक्सप्रेस एन ओपिनियन। जब हमारे को थोड़े मतलब पता होता है ना, तो हम तुक्का भी लगा देते हैं। ये इसकी स्पेलिंग सही है, ओपाइन की स्पेलिंग ठीक है। एपाकॉर्प्स, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? क्या होती है? यही गलत है। इसकी स्पेलिंग होती है APOCALYPSE। यहाँ पे ए और ओ में उल्टा चेंज कर दिया। और इसका मतलब क्या होता है? एंड ऑफ वर्ल्ड सिनेरियो। एंड ऑफ वर्ल्ड सिनेरियो। और हेराल्ड का क्या मतलब होता है? टू सिग्नल और अनाउंस समथिंग। टू सिग्नल और अनाउंस समथिंग। Question number 3. Select the most appropriate option to fill in the blanks. This dress is the dash of them all. देखो द आ रहा है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री ही आएगी। कंपैरेटिव डिग्री देन के साथ आती है एंड द के साथ सुपरलेटिव डिग्री आती है। मच नहीं, मोर ब्यूटीफुल ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, ब्यूटीफुल ये पॉजिटिव डिग्री है, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल इज़ द सुपरलेटिव डिग्री। तो आंसर क्या होगा? दिस ड्रेस इज़ द most beautiful of them all. Option number 4 is the correct answer. Question number 4, select the most appropriate question tag to fill in the blanks. देखो पौर्णामी isn't coming with us। देखो जो मेन सेंटेंस है वो कैसा है? नेगेटिव मेन सेंटेंस है, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग आएगा वो आएगा पॉजिटिव। और जो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? इज़। और पूर्णामी इज़ अ फीमेल, तो शी आ जाएगा।
तो आंसर क्या हो गया, इज शी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, इज शी। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कंप्लेन इन अ बैड टेम्पर्ड वे। कंप्लेन इन अ बैड टेम्पर्ड वे का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या है, पहले हम इन सब के मतलब देख लेते हैं तो हमारे को आसानी से पता चल जाएगा। ग्रूसम का क्या मतलब होता है, हॉरिबल एंड डिस्गस्टिंग। हॉरिबल और डिस्गस्टिंग। ग्रम्बल का क्या मतलब होता है, ग्रम्बल का मतलब होता है कंप्लेन इन अ बैड एंड टेम्पर्ड वे। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और हम देख लेते हैं ग्रंट का क्या मतलब होता है, अ शॉर्ट लो साउंड मेड टिपिकली बाय एनिमल्स और पीपल इन डिस्कम्फर्ट। जब हम डिस्कम्फर्ट में होते हैं तो हमारे माउथ से और एनिमल के माउथ से ना एक शॉर्ट और लो साउंड निकलती रहती है, क्योंकि हम डिस्कम्फर्ट में होते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रंट। अ शॉर्ट लो साउंड मेड टिपिकली बाय एनिमल और पीपल when people in discomfort। और ग्रंज का क्या मतलब होता है, अ स्टाइल ऑफ म्यूजिक और फैशन। अ स्टाइल ऑफ म्यूजिक और फैशन। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आर एल्डर्स। ये तो सभी को पता है, बहुत कॉमन सी बात है, फिर भी हम देख लेते हैं आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। एल्डर यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, ऑलवेज रिस्पेक्ट आर सभी जनों की रिस्पेक्ट करना ना, बड़े वाले, बड़े सभी जनों के लिए, तो सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। ओल्डर, ओल्डर हम कंपेयर के लिए यूज़ करते हैं, ओल्डर प्लूरल नाउन के लिए यूज़ नहीं होता। और ओल्डर कंपेयर नहीं, एल्डर हम कंपेयर के लिए यूज़ करते हैं, गलती से मैंने बोल दिया। जैसे मेरे 2 भाई हैं तो मैं क्या कहूँगी, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, है ना, बड़े वाले को मैं ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, तो कंपेयर कर दिया ना मैंने, एक छोटा है एक बड़ा है, बड़े वाले को एल्डर ब्रदर ऐसे बोला जाता है। ओल्डर एक एडजेक्टिव है और इसको हम प्लूरल नाउन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ओल्डर्स ग्रामेटिकली रॉन्ग वर्ड है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 7. Sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. Still at the time, people took it very seriously, even going to considerable lengths to protect the king by appointing a substitute king who could sit on the throne during the eclipse. मतलब यहाँ पे किंग की बीमारी का जिक्र हो रहा है। इन द सेकेंड फेज, ये फर्स्ट सेंटेंस हो नहीं सकता क्योंकि सेकेंड केस है ना, उससे पहले उसके बारे में भी बताया होगा, तभी तो सेकेंड केस का जिक्र आया है। दीज रैंक्ड फ्रॉम मेडिकल सिम्टम्स, दीज इसके बारे में इसका मेन सब्जेक्ट भी होना चाहिए, इसलिए ये भी स्टार्ट नहीं होगा। तो स्टार्ट किससे होगा, या तो डी से या ए से, बट ए स्टिल एट द टाइम लिखा है तो ए से भी नहीं होगा, स्टार्ट किससे होगा, डी से, और ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हमारे। डी के बाद क्या आएगा, सी या ए, अब चेक कर लेते हैं, पहले डी पढ़ते हैं। समवेयर बिटवीन 3 और 4,000 ईयर्स अगो इन मेसोपोटामिया, now modern day Iraq, people began recording connections they saw in the world that they thought would allow them to understand how things work and what might be coming in the future। ठीक है, अब ए पढ़ते हैं और फिर सी पढ़ेंगे। ए क्या है, स्टिल एट द टाइम पीपल टुक इट वेरी सीरियसली इवन गोइंग टू द कंसिडरेबल लेंथ्स to protect the king by appointing a substitute king who could sit on the throne during the eclipse। और सी क्या है, these range from medical symptoms, तो मेडिकल सिम्टम्स ए में, डी में तो कोई सिम्टम्स के बारे, मेडिकल के बारे में ही नहीं बात हो रही है, तो डी के बाद क्या आएगा, ए, और ए की ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, डी ए सी बी। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट idiom that can substitute the underlined word segment
in the sentence given below. The government's ambitious infrastructure project will eventually become something that is a waste of money because it is completely useless, burdening taxpayers with its escalating cost and delays. तो इसका क्या है, idiom चूज करना है किसका, something that is a waste of money and it becomes completely useless. A white elephant, a bull in a china shop, a dark horse, a pink elephant. इनके मतलब देख लेते हैं. A white elephant का क्या मतलब होता है, something that is expensive but has no useful purpose. That is expensive but has no useful purpose. मैं इन सब के मीनिंग लिख लेती हूँ एक बार फटाफट. देखो, आप बोले ना चाइना शॉप का क्या मतलब होता है, अ पर्सन हु इज़ क्लमसी एंड टेकलेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन. अ डार्क हॉर्स, अ पर्सन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स और रिवील हिडन टैलेंट्स. और अ पिंक एलिफेंट का क्या मतलब होता है, हेल्यूसिनेशन, किसी की माया में फंस जाना, है ना, माया में. तो यहाँ पे वेस्ट ऑफ मनी की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, अ वाइट एलिफेंट. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. अ वाइट एलिफेंट मीन्स दैट इज एक्सपेंसिव बट हैज़ नो यूजफुल पर्पस. क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम. बिट द डस्ट का क्या मतलब होता है, पहले तो हम यही देख लेते हैं. पहले आगे और पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं. हिज करियर एज अ क्रिकेटर बिट द डस्ट एट एन अर्लियर स्टेज ऑफ हिज लाइफ. बिट द डस्ट, यहाँ पे हमारे को सेंटेंस पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि उसका करियर, क्रिकेटर का करियर अर्ली स्टेज में ही ख़त्म हो गया. तो बिट द डस्ट का क्या मतलब होता है, एंडेड. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10, select the incorrectly spelled word in the given sentence. The infirmary at the military base is equipped with state-of-the-art medical amenities to care for incapacitated soldiers. देखो, amenities की क्या स्पेलिंग होती है, amenities की यहाँ पे स्पेलिंग सही है, और amenities का क्या मतलब होता है, फैसिलिटीज़. और इनकैपेसिटेटेड का क्या मतलब होता है, अनेबल टू फंक्शन नॉर्मली. अनेबल टू फंक्शन नॉर्मली. और इक्विप्ड मीन्स टू सप्लाई समथिंग. और इन्फर्मरी नहीं होता, इन्फर्मेरी होता है, मतलब ई की जगह ए आएगा. इन्फर्मरी. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. और इन्फर्मरी का क्या मतलब होता है, अ प्लेस फॉर द केयर ऑफ द सिक और इंजर्ड. यहाँ पे यही तो बात हुई है ना, मिलिट्री बेस को इक्विप कर रहे ताकि मेडिकल एम्यूनिटीज़ सही से मिले. इन्फर्मरी का मतलब होता है अ प्लेस for the care of the sick or injured person, especially in the medical or school institution, medical base या military base और schools में. Place for the care of the sick or injured. Question number 11, select the most appropriate option to fill in the blanks. The IT department installed the dash इन द लैब टूडे. इंस्टॉल क्या किया है, देखो, 6 न्यू कंप्यूटर्स, फर्स्ट सिक्स न्यू कंप्यूटर्स या 6 कंप्यूटर्स फर्स्ट न्यू. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पहले 6 नए कंप्यूटर आईटी डिपार्टमेंट ने इंस्टॉल किए हैं. तो पहले 6, फर्स्ट 6 न्यू कंप्यूटर्स इन द लैब टूडे. ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12, select the option that can be used as one word substitution for the given group of words. Rug and harsh. Horse, hobble, होरी या हॉक्स. पहले इनके मीनिंग लिख लेते हैं. देखो, हॉर्स का क्या मतलब होता है, रफ एंड हार्श वॉइस. तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन रफ एंड हार्श का ही पूछा था. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. हम और ऑप्शंस के भी मतलब देख लेते हैं. हॉबल का मतलब होता है वॉक विथ डिफ़िकल्टी, आप किसी के सहारे से चल पा रहे हो,
या अपने आप से नहीं चल पा रहे हो। और होरी मीन्स ओल्ड एंड ग्रे, हॉक्स डिसेप्शन और ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें सिनोनिम पूछा है किसका? ट्रैक्रियस। ट्रैक्रियस का क्या मतलब होता है? पहले तो हम मतलब ही देख लेते हैं। इसका मतलब होता है विश्वासघात करना, किसी के साथ विश्वासघात करना। तो फेथफुल, तो ये तो फेथफुल तो विश्वासघात नहीं होगा। प्रिजुडाइज्ड, प्रिजुडाइज का क्या मतलब होता है? बाइस्ड होना। विश्वासघात तो नहीं हुआ, बाइस्ड हो गया। ट्रेटरस, ट्रेटरस का भी मतलब होता है विश्वासघात करना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो विश्वासघात तो ये नहीं हुआ। फेथफुल और हॉनेस्ट उसके एंटोनिम जरूर हम कह सकते हैं, ये दोनों एंटोनिम है। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इस पेपर में सिनोनिम्स पूछे हैं। मेटामॉर्फस, मेटामॉर्फस का क्या मतलब होता है? ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म कर देना। देखो प्रिजर्व तो मतलब बचा के रखना, कीप समथिंग सेम, कीप समथिंग समथिंग द सेम, तो ये तो इसका एंटोनिम हो गया। ट्रांसफॉर्म, देखो मेटामॉर्फिक का मतलब ही ट्रांसफॉर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सिनोनिम पूछा है। रिलाई किसी पे डिपेंड होना, डिपेंड। और ट्रांसमिट टू सेंड और पास समथिंग, टू सेंड और पास समथिंग। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू फिल इन द ब्लैंक्स। Ahmed hasn't composed a symphony. अहमद hasn't composed a symphony। यहाँ पे hasn't मतलब ये नेगेटिव, जो मेन सेंटेंस है वो हमारा नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। और इसकी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हैज़। तो और अहमद मेल है तो हैज़ ही। आंसर क्या हो गया? हैज़ ही। ये पेन चल जा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, कॉम्प्रीहेंशन। रीड द गिवन पैसेज। सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। हाउ डज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर्स इन देयर डे टू डे लाइफ्स। इम्पैक्ट, ये हो गया हमारा मेन, इम्पैक्ट कंज्यूमर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन। इन्फ्रेंस मतलब हमारे को अपने क्वेश्चन मतलब पैसेज पढ़ के हमारे को क्या लग रहा है। इन्फ्रेंस का मतलब होता है हमारे को हमारा खुद का डिसीजन। ड्रॉन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट ऑन फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखो एंटोनिम तो हम वैसे भी कर सकते हैं। फ्रॉडुलेंट का क्या मतलब होता है? चीट समबडी। फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है चीट समबडी। तो रिस्पेक्टफुल नहीं, एंटोनिम पूछा है। चीट, चीट कर रहे हैं तो हमारे को उसके प्रति वफादार होना पड़ेगा ना, तो रिस्पेक्टफुल नहीं, प्राइमरी नहीं, ऑनेस्ट यस। जब चीट करते हैं तो अपोजिट हो जाएगा ऑनेस्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 19 तो पता ही चल गया। 20 देखते हैं। व्हाट डज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एम टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स अगेंस्ट। अब हम आते हैं अपने पैसेज पे। The Consumer Protection Act is a landmark legislation in the interest of the consumers. The main function of this act is to protect consumers from fraudulent trade practices, prevent in the marketplace and provide redressal to them for their grievances. It is based on the principles of self-help and protects consumers against all kinds of exploitations and unfair dealings. It intends to provide simple, speedy and inexpensive redressal to consumers for their grievances. The act has two implications. First, it gives the consumer the right to complain to an authority about his/her grievances and seek speedy redressal. Second, the consumer can complain compensation for any loss or injury suffered on account of the negligence of the manufacturer. It applies to all goods and services unless otherwise
expressly notified by the central government. The act has made consumers movement powerful, broad based, effective and people oriented. तो आप क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं. How does the Consumer Protection Act impact consumers in their day-to-day life? It provides them the legal recourse for resolving grievances. Yes, डे टू डे लाइफ पे उन्होंने इतना अच्छा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कर दिया है कि उनका रिकॉर्स सॉल्व हो जाएगा जल्दी से. लीगल रिकॉर्स फॉर सॉल्विंग ग्रीवेंसेस. और ऑप्शन देखते हैं. इट हैज़ नो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस. नहीं है ना. इट रिस्ट्रिक्ट देयर चॉइसेस एंड ऑप्शन इन द मार्केट प्लेस. नहीं, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया. इट एनकरेजेस कंज्यूमर टू एक्सप्लॉइट मैन्युफैक्चरर्स फॉर पर्सनल गेन. नहीं, उन्होंने तो स्पीडी रिड्रेसल कर दिया. तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? देखो थीम क्या मिली हमारे को, क्या दिखी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स की इम्पोर्टेंस दिखे ना हमारे को. द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट ऑन फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस? फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस हैज़ इंक्रीज सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट. देखो इंक्रीज़ हुए हैं क्या जब से ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है? पैसेज में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ. फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस हैव बीन कम्प्लीटली इरेडिकेटेड बाय द एक्ट. हैज़ बीन कम्प्लीटली, यहाँ पे तो वर्ड कम्प्लीटली 100% हो गया. अभी तक 100% नहीं हटे. उन्होंने स्पीड कर दी है और कोशिश कर रहे हैं पूरा ख़त्म करने की, बट कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं हुआ है. तो ये भी नहीं हो सकता आंसर. दिस एक्ट हैज़ हैड लिटल टू नो इम्पैक्ट ऑन फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस. ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ. द एक्ट हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द मार्केट प्लेस. हाँ, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गए हैं, ये हम कह सकते हैं. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 तो हो ही गया. एंटोनिम ऑफ द फ्रॉडुलेंट का अपोजिट होना है ऑनेस्ट. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट डज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एम टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स अगेंस्ट? अनफेयर कंपटीशन अमंग बिजनेसेस, एक्सप्रेसिव गवर्नमेंट regulations on consumers goods, price fluctuation in the market, fraudulent trade practices and exploitations. क्या है? एम टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स अगेंस्ट. ये एक बार पैराग्राफ से देख लेते हैं. तो देखो 20 में क्या है? एम टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन है ना. यहाँ पे लिखा है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ एक्सप्लोटेशंस एंड अनफेयर डीलिंग. तो आंसर अब जाते हैं हम क्वेश्चन 20 में. क्या है? व्हाट डज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एम टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स अगेंस्ट? तो कंज्यूमर अगेंस्ट किसके प्रोटेक्शन हो रही है? एक्सप्लोटेशन एंड अनफेयर डीलिंग मीन्स फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.